नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर लग्जमबर्ग में हैं। उन्होंने कहा इस मुलाकात से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 2 दिन की यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। अमेरिका ने कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के लिए कई विकल्पों पर चर्चा की है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी अभियान में क्यूबा के 32 और वेनेजुएला के 24 नागरिकों की मौत। और फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग 14 फरवरी से 14 क्लबों के साथ शुरू होगा। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पश्चिम यूरोपीय देश लग्जमबर्ग भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और दोनों ही देशों के बीच फिनटेक, अंतरिक्ष और यांत्रिक मेधा के क्षेत्रों में सहयोग काफी बढ़ सकता है। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर फ्रांस और लग्जमबर्ग की 6 दिन की यात्रा के क्रम में लग्जमबर्ग में हैं। उन्होंने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री लियूक फिडरेन और उप प्रधानमंत्री सह विदेश मंत्री जावियर बातेल से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय साझेदारी के अलावा यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने में भी लग्जमबर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। श्री जयशंकर ने लग्जमबर्ग के नेताओं के साथ वित्त, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, डिजिटल सेवा और प्रतिभा उपयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शुभकामना संदेश दिया और लग्जमबर्ग के ग्रैंड ड्यूक गुइलोम से भी मुलाकात की। श्री जयशंकर लग्जमबर्ग में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज 2 दिन की यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। श्री द्विवेदी श्रीलंकाई सेना के कमांडर और रक्षा उपमंत्री तथा रक्षा सचिव सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। श्री द्विवेदी रक्षा सेवा कमान और स्टाफ कॉलेज में अधिकारियों को संबोधित करेंगे और बटाला में आर्मी वॉर कॉलेज में अधिकारियों और प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने पिछले सप्ताह कराकस में हुए अमरीकी सैन्य अभियान के बाद 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। वेनेजुएला सरकार ने इस अभियान में अब तक 56 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिनमें वेनेजुएला में कार्यरत 32 क्यूबा के सैन्य और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। रोड्रिगेज ने सरकारी प्रसारक को बताया कि वेनेजुएला एक शांतिपूर्ण देश है और युद्ध की स्थिति में नहीं है, लेकिन इस अभियान में उस पर हमला किया गया था। उन्होंने दोहराया कि वेनेजुएला के अधिकारी देश के मामलों के प्रभारी बने रहेंगे। क्यूबा ने अपने शहीद कर्मियों के लिए 2 दिन के शोक की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार 3 से 5 करोड़ बैरल तेल अमेरिका को देगी और ये दोनों देशों के लिए लाभकारी रहेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा और इससे मिली राशि पर वो व्यक्तिगत रूप से नजर रखेंगे। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल दोनों देशों की जनता की भलाई के लिए किया जाएगा। अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला में एक सैन्य कार्रवाई कर इसके नेता निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है। श्री ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि अब अमेरिका ही वेनेजुएला में तेल, व्यापार और सुरक्षा के मामलों को तय करेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य ताकत के इस्तेमाल सहित अन्य विकल्पों पर चर्चा की है। श्री ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, जो डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इस बीच डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कल आगाह किया कि अमरीकी हमले से उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो
समाप्त हो जाएगा। कई यूरोपीय देशों ने भी डेनमार्क का समर्थन किया है। हाल ही में अमेरिका ने एक सैन्य कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कल अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की। इससे पहले श्री जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन संघर्ष की समाप्ति के लिए पेरिस में भी एक बैठक की थी। श्री जेलेंस्की ने यूक्रेन को सुरक्षा और पुनर्निर्माण में सहयोग के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संघर्ष खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच चर्चा जारी है। एक दिन पहले ही अमरीकी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में शिष्टमंडल ने बैठक की थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और शांति बहाली पर अभूतपूर्व सहमति बनी। इजराइल ने यरूशलेम के पास विवादास्पद बस्ती के निर्माण की अंतिम बाधा पार कर ली है, जिससे पश्चिमी तट दो हिस्सों में बंट जाएगा। इजरायली सरकार द्वारा बस्ती विकसित करने वालों से बोलियां आमंत्रित करने संबंधी निविदा जारी होने से E1 परियोजना के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। इजरायली बस्ती का विरोध करने वाले निगरानी समूह पीस नाउ ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। बस्ती निगरानी प्रभाग के प्रमुख योनी मिजराही ने कहा कि निर्माण का काम 1 महीने में शुरू हो सकता है। बांग्लादेश के नौगांव में पैसे छीनने के आरोप में स्थानीय लोगों द्वारा पीछा किए जाने पर 25 वर्ष के युवक मिथुन सरकार की नहर में छलांग लगाने से मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में व्यापक तनाव फैल गया है। ये घटना रविवार दोपहर महादेवपुर उपजिला के चगकौरी बाजार इलाके में घटी। मृतक मिथुन सरकार महादेवपुर उपजिला के भंडारपुर गांव के पिंकू सरकार के पुत्र थे। उनका शव मंगलवार दोपहर चकगौरी बाजार के पास एक नहर से बरामद किया गया। पुलिस और स्थानीय निवासियों के अनुसार कुछ युवकों ने चोरी के संदेह में मिथुन का चकगौरी बाजार से पीछा किया था। भागने की कोशिश में वो पास की नहर की ओर दौड़ा और पानी में कूद गया। नहर में उतरने के कुछ ही समय बाद वो लापता हो गया। बांग्लादेश इस साल दिसंबर तक भारत की सरकारी स्वामित्व वाली नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL से 14.62 अरब टका की कीमत से 1,80,000 टन डीजल का आयात करेगा। बांग्लादेश के वित्त सलाहकार सलाउद्दीन अहमद की अध्यक्षता में आयोजित सरकारी खरीद सलाहकार समिति की बैठक में इस निर्णय का अनुमोदन किया गया। भूटान में आज तड़के 3.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। इससे पहले आज तड़के ताजिकिस्तान में 4.7 और अफगानिस्तान में 3.6 तीव्रता का भूकंप भी आया। भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। जापान के पश्चिम में शिमाने और तोत्तोरी प्रांतों में कल 6.4 तीव्रता के भूकंप से कई लोग घायल हो गए। मौसम विभाग की चेतावनी है कि एक सप्ताह के भीतर 5 से अधिक तीव्रता का भूकंप आ सकता है और भूस्खलन तथा चट्टान गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि सुनामी का खतरा नहीं है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इंडियन सुपर लीग मुकाबले 14 फरवरी से शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 14 टीम हिस्सा ले रही हैं। इनमें मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की टीम भी शामिल हैं, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वित्तीय प्रारूप का विरोध कर रही थी। इस लीग में कुल 91 मैच खेले जाएंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर लग्जमबर्ग में हैं। उन्होंने कहा इस मुलाकात से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 2 दिन की यात्रा पर श्रीलंका पहुंच गए हैं। अमेरिका ने कहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के लिए कई विकल्पों पर चर्चा की है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी अभियान में क्यूबा के 32 और वेनेजुएला के 24 नागरिकों की मृत्यु। और फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग आगामी 14 फरवरी से 14 क्लबों के साथ शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।